समक्ष अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज से अपन आधुनिक हिस्ट्री की शुरुआत कर रहे हैं और आधुनिक हिस्ट्री में अपन सबसे पहले पढ़ेंगे भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन। मतलब कौन कौन सी कंपनियां भारत में आई, किस किसने अपनी संस्था स्थापित करी और काफी लंबे समय तक इनका शासनकाल चला। यूरोपीय कंपनी के आगमन में सबसे पहले आए पुर्तगाली, जिसको सबसे ज्यादा फेमस माना जाता है, जिसमें वास्को डी गामा को उसने समुद्र मार्ग की खोज करी और कोचीन में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित करी और धीरे धीरे इस तरह से भारत में अपना व्यापार स्थापित किया। ये मसालों के व्यापार के लिए भारत आया था। इसको अपन पुर्तगालिन में कंप्लीट तरीके से पढ़ेंगे। फिर आया डच। पुर्तगालिन के बाद अपन डच पढ़ेंगे। 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना करी। डच भारत आए। डचों ने भारत में अपनी धीरे धीरे सत्ता स्थापित करना शुरू करी और 1602 में ईस्ट इंडिया नामक कंपनी की स्थापना करी। और जो डच जो आ रहे थे उस टाइम शासन था मुगल बादशाह जहांगीर। जहांगीर के दरबार में भारत में व्यापार की अनुमति मिली। जहांगीर के दरबार में डचों को व्यापार करने की अनुमति मिली और वे भारत में मसालों और वस्त्र का व्यापार करते थे। वे भारत में मसालों और वस्त्र का व्यापार करना शुरू किया। ये अपन कंप्लीटली पूरे डिटेल में टच पढ़ेंगे। अभी बता रहे हैं कौन कौन सी कंपनियां भारत आई। फिर उसके बाद आए अंग्रेज। अंग्रेज को तो काफी लंबे टाइम तक शासन चला। 1651 में हुगली नदी के तट पर पहली फैक्ट्री स्थापित की। इसके बाद बक्सर की जो लड़ाई हुई, जो युद्ध कर्नाटक वगैरह के जो अपन सारे युद्ध हैं वो पढ़ेंगे। बक्सर की पूरी युद्ध पढ़ेंगे और भारत में उपमहाद्वीप पर अपना प्रभुत्व स्थापित किया। मतलब भारत के महाद्वीपों पर अपने आप को स्थापित किया और काफी लंबे टाइम तक अंग्रेज रहे। इसके बाद पढ़ेंगे फ्रांसिस। पर फ्रांसीसी अंग्रेजों को अपन डिटेल में पढ़ेंगे, तो पहले फ्रांसीसी पढ़ेंगे। तो फ्रांसीसी आए। इसके बाद उन्होंने सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की। ये भी सब जो भारत आए थे और पांडिचेरी को अपना आधार बनाया और भारत में फ्रांसीसी राजधानी बनाई। मतलब पांडिचेरी को अपना आधार बनाकर उसको भारत की फ्रांसीसी राजधानी बनाई। इसके बाद अपन सभी को डिटेल में पढ़ेंगे। तो शुरुआत करते हैं आधुनिक हिस्ट्री में। सबसे पहले पुर्तगाली अपन पढ़ रहे हैं। पुर्तगालिन का आगमन, मतलब पुर्तगालियों का किस तरह से भारत में आगमन हुआ। तो पढ़ते हैं। सर्वप्रथम 1458 में वास्को डी गामा नामक पुर्तगाली नाविक उत्मासा आंतरिक केप ऑफ गुड होप का चक्कर काटते हुए एक गुजराती व्यापारी अब्दुल मजीद की सहायता से भारत के कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा, जहां कालीकट के हिंदू शासक, जिसका उपाधि दी गई थी जोमोरियन के ने उसका स्वागत किया। मतलब वास्को डी गामा सबसे पहले भारत आया। वास्को डी गामा ने सबसे पहले भारत समुद्र मार्ग से, यानी नाविक रास्ते से जो आया था, ये बता रहे नाविक मतलब नाव के समुद्र मार्ग से भारत आया और उसने सबसे पहले समुद्र मार्ग की खोज की। भारत की खोज की समुद्र मार्ग के द्वारा, पहला व्यक्ति था। और ये जब भारत आया था तो ये गुजरात में एक व्यापारिक मतलब चक्कर काटते हुए गुजरात आया और गुजरात में एक व्यापारिक अब्दुल मजीद से मिला, क्योंकि व्यापार के लिए ही भारत आ रहा था। तो अब्दुल मजीद की सहायता से भारत के कालीकट अब्दुल मजीद की सहायता से भारत के कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा और कालीकट बंदरगाह पर वहां पर जो शासक था वो हिंदू शासक जोमोरियन का शासन चल रहा था और हिंदू शासक ये जोमोरियन से मिला। जब जोमोरियन को पता चला कि वास्को डी गामा नामक एक व्यक्ति भारत आ रहा है और वो गुजरात में उससे मिलना चाहता है कालीकट बंदरगाह पर, तो जोमोरियन ने उसका काफी धूमधाम से स्वागत किया और उसको भारत में प्रवेश दिया। पर जब ये भारत आया था वास्को डी गामा, तो ये क्या था, यूरोपीय कंपनी का आगमन हो रहा था। तो जब ये भारत आया था तो ऐसा नहीं है कि कोई भी अनजान व्यक्ति भारत आएगा और उसका शासन कर लिया जाएगा या उसको अपने देश में व्यापार करने की या कच्चे माल को ले जाने की परमिशन दे दी जाएगी, ऐसा नहीं था। जब ये वहां आया भारत जोमोरियन से मिला, तो ये वहां से जिस जगह से आया था वहां के राजा का एक प्रस्ताव लेकर आया था, उसकी अनुमति लेकर आया था और उसको समझकर, उस प्रस्ताव को समझकर जोमोरियन ने इसको भारत में प्रवेश दिया और उसका स्वागत किया। वास्को डी गामा ने कालीकट के राजा
से व्यापार का अधिकार प्राप्त किया, क्योंकि जब ये वहां से आया था और एक प्रस्ताव लेकर आया था, उसमें कहीं ना कहीं व्यापारिक संबंध का प्रस्ताव लेकर आया था। मतलब हम भारत से व्यापार करना चाहते हैं और व्यापारिक नीतियों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, व्यापारिक संबंधों से देश से अपना संबंध जोड़ना चाहते हैं, इसलिए जोमोरिया ने इसको परमिशन दी। तो व्यापार, मुझे बता रहा है, व्यापार का अधिकार प्राप्त किया। जिस अरबी व्यापारी ने विरोध, और अरबी व्यापारी ने इसका विरोध किया जब इसने, क्योंकि उस समय अरब जो वगैरह के जो लोग थे वो धीरे धीरे भारत में थे, और उनके शासन, जब पहले तुर्क वगैरह अरब के लोग आए थे, तो अरबी व्यापारी ने कहीं ना कहीं इसका विरोध किया। विरोध का कारण आर्थिक हित था। विरोध का कारण था आर्थिक हित। अगर कोई व्यक्ति, कोई अलग दूसरा व्यक्ति अगर व्यापार करना चाहेगा और वो यहाँ से जो माल मसाले कच्चे ले जाएगा और अपने देश में उनको मतलब उच्च दाम पर बेचा जाएगा, जैसे आगे बताएंगे कि इसने 60% उच्च दाम पर मतलब मसालों को बेचा, एक अलग तरीके से बनाकर, और व्यापार में काफी मुनाफा पाया। तो जो वहाँ जो पहले से लोग यहाँ पर व्यापार कर रहे थे, उन्होंने कहीं ना कहीं इसका विरोध किया, और विरोध का कारण था आर्थिक हित, क्योंकि जब उनकी आर्थिक हित कहीं ना कहीं कमजोर होता और ये जो व्यापार ले जा रहा था, तो यूरोप में कहीं ना कहीं इस सब चीजों से वहां की आर्थिक स्थिति मजबूत होती। अंततः वास्को डी गामा जिस मसाले को लेकर वापस स्वदेश लौटा, वह पूरी यात्रा की कीमत के 60 गुना दामों पर बिका। मतलब वो भारत से कच्चे मसाले ले गया, और मसालों में सबसे ज्यादा फेमस थी काली मिर्च, क्योंकि जब ये काली मिर्च को मतलब विदेश ले जाने का मेन कारण था, क्योंकि यहाँ पर काली मिर्च सबसे ज्यादा होती थी, तो काली मिर्च का ले जाने का कारण था, काली मिर्च जो थी ना, पहले फ्रीज वगैरह ऐसी चीजें तो हुआ नहीं करती थी, तो जो मांस था, मांस को सेव करने के लिए काली मिर्च क्या है ना, सबसे ज्यादा उचित मानी जाती थी, क्योंकि काली मिर्च का पाउडर अगर किसी मांस वगैरह पे छिड़का जाता है तो वो कहीं ना कहीं खराब नहीं होता है और काफी लंबे समय तक टिकता है, क्योंकि उस टाइम ऐसी सुविधाएं नहीं थी, और कुछ देशों में मतलब गर्म ज्यादा रहते हैं, तो कहीं ना कहीं मांस वगैरह ऐसी सब चीजें खराब हो रही थी, इसलिए सबसे ज्यादा व्यापार का मेन कारण था, तो काली मिर्च मसाले में सबसे ज्यादा फेमस मानी जाती थी, तो काली मिर्च को मेन लेने ये भारत आए थे। परिणामतः इस लाभकारी घटना के अंततः पुर्तगाली व्यापारी को भारत आने के लिए आकर्षित किया। मतलब इस पारंपरिक घटना जो थी, इस परिणाम जो घटना थी, मतलब इस घटना परिणाम था जो ये घटना हुई कि जो मसाला, जो माल यहाँ से ले गए थे और उन्होंने स्वदेश मतलब अपने देश ले जाकर 60 गुना ज्यादा कीमत पर बेचा, और यही मुनाफे ने कहीं ना कहीं और देशों को भारत आने के लिए आकर्षित किया। मतलब और देशों ने ऐसा लगा कि हम भी भारत से अपना व्यापारिक संबंध बनाए और कहीं ना कहीं वहां के कच्चे मसाले को और मालों को लेकर अपने देशों में बेचे, तो कहीं ना कहीं हम भी एक अच्छा मुनाफा प्राप्त कर सकते हैं, इसीलिए और लोग आए पुर्तगालिन के बाद, जैसे डच, फ्रांसीस, अंग्रेज, तो ये कहीं ना कहीं व्यापारिक संबंधों से आए, कुछ मसालों का व्यापार करने आए, कुछ कपड़ों का व्यापार करने आए, इस तरह से भारत में आए, और व्यापार करने के साथ साथ उन्होंने यहीं पर अपनी फैक्ट्रियां स्थापित कर ली, क्योंकि समुद्र मार्ग से ले जाना, काफी लंबे समय में पहुंचना और काफी माल का नुकसान हो जाना, तो उन्होंने सोचा क्यों ना कहीं यही माल को एक अच्छा कच्चे माल को एक पक्के तरीके से बनाया जाए और अपने देश भेजा जाए, इसलिए उन्होंने काफी फैक्ट्रियां यहीं पर स्थापित कर ली। फैक्ट्रियों का मतलब था कि यहाँ पर रखने के लिए जो गोदाम बनाए थे, जिससे कि माल को इकट्ठा करेंगे तो कहीं ना कहीं रखेंगे, तो रखने के लिए जो गोदाम बनाए थे वो बड़े बड़े गोदामों का रूप लेने लगे, तो वो कहीं ना कहीं फैक्ट्रियों में कन्वर्ट हो गए, क्योंकि जब माल को रखा जाएगा तो गोदाम बनाए जाएंगे, फिर उसमें कई लोगों को व्यापार मतलब माल को पैक करने के लिए, उसको बनाने के लिए लोग रखे जाएंगे, तो कहीं ना कहीं वो फैक्ट्रियों का रूप ले लिया। जैसे बताया जाएगा आगे, पुर्तगाल ने पढ़ेंगे कि एक गोदाम बनाया था कोची में। ध्यान, यह पूर्व के साथ व्यापार, मतलब ये पूर्व के साथ व्यापार हेतु इस्तोदा द इंडिया नामक कंपनी की स्थापना की गई। वास्तव में पॉप अलेक्जेंडर नामक एक व्यक्ति था, उसने 1753 में पूर्व समुद्री व्यापारी हेतु आज्ञा पत्र दे दिया। मतलब उसने पूर्व समुद्री व्यापारिक हेतु मतलब समुद्र व्यापारिक हेतु एक आज्ञा पत्र दे दिया। उसने आज्ञा पत्र दे दिया था कि अपन समुद्र मार्ग से व्यापार कर सकते हैं और इस तरह से अपन अपने माल को व्यवस्थित करके
अपने स्वदेश भेज सकते हैं। 1500 ईस्वी में पेड़ो अल्पोज केजल के नेतृत्व में जहाती बड़े जहाजों द्वारा बताया जा रहा है, जहाती बड़े भारत आए। एक बड़े बड़े जो लोग थे वहां कर भारत आए और वास्को डी गामा अक्टूबर 1502 में दूसरी बार भारत आया। मतलब उससे पहले भी जो ये व्यक्ति थे जो भारत आए, इसके बाद 1502 में वास्को डी गामा फिर भारत आया व्यापार के ही उद्देश्य से। इसके बाद पुर्तगाली का भारत में निरंतर आगमन प्रारंभ हुआ। मतलब इसके बाद अन्य पुर्तगाली जो आए थे और उनका निरंतर भारत में आगमन प्रारंभ हुआ। पुर्तगाली की पहली फैक्ट्री कालीकट में स्थापित हुई। जैसे बताया जा रहा है कि उन्होंने पहली फैक्ट्री कालीकट में स्थापित की, जिससे जोहमोरियन द्वारा बाद में बंद करवा दिया गया और उसे जोहमोरियन द्वारा बाद में बंद करवा दिया। हालांकि जोहमोरियन ने ही भारत में व्यापार आमंत्रित किया था, भारत में उसका स्वागत किया था, पर उसको कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि ये गलत तरीके से हमारे देश से जो मसाले वगैरह हैं वो ले जा रहे हैं और अपने देश में ज्यादा मुनाफे से बेचा जा रहा है। इसलिए कालीकट पर जोहमोरियन ने इनकी द्वारा जो बनाई गई फैक्ट्री थी पुर्तगालियों द्वारा, उसको बंद करवा दिया और उसको बंद करने का आदेश दे दिया, क्योंकि वो वहां का शासक था, राजा था। 1503 में काली मिर्च और मसालों के व्यापार पर एक अधिकार प्राप्त करने के उद्देश्य से पुर्तगालियों ने कोचीन के पास अपनी पहली व्यापारिक कोठी बनाई। जब वहां से वो कोठी बंद कर दी गई, मतलब यहाँ से जोमोरियन ने जो उनकी कालीकट में पहली फैक्ट्री थी उसको बंद करवा दिया था, तो उनने क्या करा, मसाले और काली मिर्च और मसाले, जैसे मैंने बताया था कि सबसे ज्यादा फेमस तो काली मिर्च थी और काली मिर्च के ही व्यापार के लिए आए थे, तो मसाले और काली मिर्च का व्यापार का एक अधिकार प्राप्त करने के लिए, मतलब इनको इकट्ठा करना और एक अधिकार प्राप्त करने से पुर्तगाली ने कोचीन के पास अपनी पहली एक व्यापारिक कोठी बनाई। वहां पर अपने जो व्यापारिक चीजें थी उनको रखा। इसके बाद कन्नूर 1505 में पुर्तगाली ने अपनी दूसरी फैक्ट्री बनाई। कन्नूर में उन्होंने क्या करा, दूसरी फैक्ट्री बनाई 1505 में। 1503 में अवलूकर, जिसे अपन पढ़ेंगे अवलूकर, जो व्यक्ति था कर्क ने कोचीन के दुर्ग फोर्ट को बनाया। मतलब इसने क्या करा, कोचीन जो ये गवर्नर बनकर आएगा तो इसने कोचीन में एक दुर्ग वहां पर एक दुर्ग स्थापित करेगा, यानी एक बहुत बड़ी फैक्ट्री बनाएगा जिसे दुर्ग कहा जाएगा। फोर्ट, जैसे दुर्ग को फोर्ट कहते हैं तो बहुत बड़ा दुर्ग बनाएगा तो उसको फोर्ट कहते हैं, और वहां पर बहुत बड़ी एक फैक्ट्री स्थापित करेगा क्योंकि ये गवर्नर बन जाएगा, पुर्तगालियन गवर्नर। भारत में सबसे पहले आने एवं सबसे बाद जाने वाले पुर्तगालियन थे और सबसे बाद में जाने वाले भी पुर्तगालियन थे। पुर्तगालियन औपनिवेशिक शक्ति पुर्तगालियन थे, मतलब सबसे बाद में जाने वाले औपनिवेशिक शक्ति थी वो पुर्तगालियन थे। 1961 में, मतलब आजादी के बाद भी 1961 में गोवा की स्वतंत्रता के समय मैनुअल एंटोनियो वायसालो ए सिल्वा गोवा का गवर्नर था। जो ये पहले सिल्वा जो था वो गोवा का गवर्नर था और ये सबसे लास्ट में इन्होंने गोवा को स्वतंत्र किया था आजादी के बाद, क्योंकि ये वहां पर अपना अच्छा व्यापारिक समुद्र का इलाका था तो अच्छा व्यापार स्थापित कर चुके थे, इसलिए ये भारत से आजादी के भी कई टाइम बाद गए थे। अब पढ़ेंगे पुर्तगालियन वासराय, जो यहाँ के जो वासराय बने पुर्तगालियों में, और धीरे धीरे अपनी पुर्तगालियन के ही अपन वासराय पढ़ेंगे, और वैसे सारे वासराय को अपन सब साथ में पढ़ेंगे। डच फ्रांसिस जो पढ़ेंगे, जो भी वासराय बनेंगे इकट्ठे वासराय पढ़ेंगे आजादी मतलब उस टाइम पर, तब अपन सारे वासराय को पढ़ेंगे, पर अभी पुर्तगालियन जो वासराय बने थे उनको समझते हैं। फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा, मतलब ये पहला एक व्यक्ति था जो वासराय बना था पुर्तगालियन। भारत में एक पुर्तगालियन वासराय बनने वाला ये पहला व्यक्ति था। 1505 से 1509 तक वासराय रहा। भारत में पहला पुर्तगालियन वासराय बनकर आया और ये भारत में पहला पुर्तगाली वासराय बनकर आया था। उसने भारत पर
सब प्रभुत्व स्थापित किया और उसने भारत पर अपना एक संप्रभुत्व स्थापित किया, मतलब भारत में एक अपनी संस्था स्थापित करने के लिए मजबूत समुदाय नीति का संचालन किया। इसने भारत में अपनी संस्था को स्थापित करने के लिए मजबूत एक समुदाय नीति का संचालन किया, मतलब एक मजबूत नीति बनाई और उस नीति का संचालन किया। सभी पुर्तगालियों को बताया जाता है कि आगे चल के पुर्तगालियों को परमिशन मिल जाएगी भारत में स्त्रियों से विवाह करने का, मतलब एक भारत में अपने आप को स्थापित करने के लिए उन्होंने यहाँ से वैवाहिक संबंध भी बनाने शुरू कर दिए थे, जिसे ब्लू वाटर पॉलिसी अथवा शांत जल नीति कहा जाता है, जिसे ब्लू वाटर पॉलिसी के नाम से जाना जाता है और शांत जल नीति भी कहा जाता है। ये किसने करा था? फ्रांसिस्को डी अल्बर्ट के शासनकाल में हुआ था, जो पहला वायसराय बना था। 1508 में चोल युद्ध में गुजरात के शासक से संभवतः परास्त हुआ, तो ये गुजरात के शासक से 1508 में परास्त हो गया। 1509 में दीव युद्ध में उसने महमूद बेगड़ा मिस्र तथा तुर्कों के शासकों को समुद्र बेड़े को पराजित किया, मतलब वहां के जो शासक थे समुद्र बेड़े उसको पराजित किया। 1519 में दी महमूद बेगड़ा मिस्र तथा तुर्क के लोगों के साथ इसका युद्ध हुआ और जिसमें उसने उन लोगों को पराजित किया। 1509 से 1505 तक दूसरा गवर्नर रहा जिसका नाम था फ्रांसिसो डी अल्बुकर्क, जो व्यक्ति था ये दूसरा वायसराय रहा। 1509 से 1515 तक इसका शासन रहा, दूसरा वायसराय बनकर आया, यह दूसरा वायसराय बनकर भारत आया। उसने अल्मीड़ा ब्लू वाटर पॉलिसी को बंद कर दिया, मतलब जो भारत में पहला वायसराय बना था अल्मीड़ा, उसकी ब्लू वाटर पॉलिसी थी उसको बंद कर दिया। 1510 में उसने बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह मतलब 1510 में इसने क्या करा, जो बीजापुर के शासक थे यूसुफ आदिल शाह से गोवा छीन लिया, जो वहां पर गोवा में शासन कर रहे थे और इनने उससे गोवा छीन लिया, मतलब इसने मेन अपना केंद्र बना लिया गोवा में काफी टाइम तक इन्होंने अच्छी तरह से शासन किया। गोवा में अपने व्यापारिक नीतियों को काफी अच्छी तरह से और अपने व्यापार को बहुत अच्छी तरह से स्थापित उन्होंने कर लिया था। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां बनाई, बड़े बड़े आसपास के राज्य थे ये उनके कब्जे में आ चुके थे, तो बड़ा बड़ा व्यापारिक नीतियां भी इन्होंने अच्छी तरह से जमा लिया था। काफी टाइम तक इन्होंने गोवा में रहे। यहीं से पुर्तगालीन साम्राज्य की नींव पड़ी, क्योंकि गोवा को उन्होंने अपना मेन केंद्र बनाया, फिर वो वहां से गए नहीं, वो काफी लंबे टाइम तक रहे, तो एक अच्छी पुर्तगाली नींव इन्होंने रखी। साथ ही गोवा की विजय ने दक्षिण पश्चिमी समुद्र तट पर पुर्तगाली नौसैनिकों का प्रभुत्व की मुहूर्त लगा दी, मतलब उन्होंने कहा करा दक्षिणी और पश्चिमी तट पर अपनी समुद्री व्यापारिक जो पुर्तगाली सैनिक थी उसकी काफी अच्छी तरीके से एक मुहर लगा दी, मतलब ये पूरा इलाका हमारा है और इस इलाके से हम ही व्यापार करेंगे, और पुर्तगालीन को इन क्षेत्रों में पुर्तगालीन नाम की मुहर लगा दी, मतलब यहाँ पर कोई अन्य व्यक्ति व्यापार नहीं करेगा, वो पुर्तगालियों का ही शासन रहेगा। इस तरह से इन्होंने अपने नाम की मुहर लगा दी दक्षिण और पश्चिमी समुद्र तट पर, मतलब ये इलाका पूरा हमारा है और हम ही इस इलाके से व्यापार करेंगे। अल्बुकर्क को भारत में पुर्तगालीन साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इसको पुर्तगालीन साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, मतलब गोवा के जो आसपास के क्षेत्र थे और दक्षिण और पश्चिमी इलाका था, इनने पूरी तरह से अपना कर लिया और एक मोहर लगा दी, मतलब एक प्रस्ताव समझ लो कि इस क्षेत्र में कोई अन्य व्यक्ति व्यापार नहीं करेगा। विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय ने पुर्तगालियों को भटकाल के दुर्ग बनाने की इजाजत दी, मतलब विजयनगर के जो शासक थे अब अपनी सत्ता तो स्थापित कर ही रहे थे और आसपास राजाओं का शासन चल रहा था, क्योंकि इस टाइम जहांगीर का भी शासन था जब पुर्तगाली टाइम आगे चल के, मतलब डच के टाइम पर, तो इस टाइम तक अकबर का शासन चल रहा था और जो
आगे थे विजयनगर में कृष्णदेव राय का शासन चल रहा था। जब हिस्ट्री पढ़ी थी, प्राचीन मध्यकालीन हिस्ट्री में जिक्र किया था देवराय का, तो देवराय का शासक चल रहा था। और देवराय ने क्या करा, भटकल में दुर्ग बनाने की इजाजत दे दी। मतलब इन्होंने क्या करा, पुर्तगालियों को एक अच्छा दुर्ग बनाने की इजाजत दे दी। दुर्ग मतलब एक क्षेत्र बनाया, दुर्ग का मतलब था एक किला तो बनाया ही जाता था, पर ये एक अपनी सीमा का घेरा डालते थे कि यहाँ तक, मतलब दुर्ग में काफी लंबा इलाके में घेरा डालते थे कि ये दुर्ग हमारा है। तो दुर्ग में आसपास के क्षेत्र थे, और आसपास की क्षेत्र जब उनके कब्जे में आ जाएंगे तो वहां की जो सीमा है वो भी कहीं ना कहीं उनके कब्जे में आ जाएंगी, इसलिए दुर्ग बनाते थे। और दुर्ग में कई गांव शामिल हो जाते थे। एक लंबा चौड़ा घेरा डालकर एक किला तो बनाते थे, पर एक लंबी चौड़ी दीवार बनाते थे, उसको दुर्ग कहते थे। तो काफी जो इलाका था दुर्ग, जब कई गांव आएंगे तो उनकी जो रास्ते हैं कुछ समुद्र तट पर थे, तो सारे क्षेत्र, सारी सीमाएं उनके कब्जे में आ गई थी। जो दुर्ग वो बनाते थे, तो वो उस जगह को दुर्ग बनाते थे। जो शासक बनाता था वो सारी सीमाएं उसके कब्जे में रहती थी, उसमें कोई अन्य व्यक्ति बिना उसके परमिशन के आना या व्यापार करना अनुमति नहीं समझता था, जब तक वो व्यक्ति परमिशन ना दे। तो इजाजत दी। अब अल्बुकर्क ने पुर्तगालियों को भारतीय स्त्रियों से विवाह करने के लिए प्रोत्साहन किया। मतलब इसने क्या किया, जब वासराय था तो इसने भारतीय स्त्रियों से विवाह करने का प्रस्ताव मतलब पारित किया कि हम, मतलब जो पुर्तगालिन हैं वो भारतीय स्त्रियों से विवाह कर सकते हैं, ताकि भारत में लंबे समय तक रह पाए और यहाँ की कहीं ना कहीं सत्ता को अच्छी तरह से स्थापित कर पाए। क्योंकि जब भारत की स्त्रियों से विवाह करेंगे तो जो राजा हैं, जो शासक हैं, वो मतलब अपनी स्त्रियों को अलग, मतलब पुर्तगाल, मतलब यूरोप जाने की परमिशन नहीं देंगे, वो यहीं रहेंगी। तो क्या कहते हैं, एक लंबी, अपने लंबे टाइम तक एक अच्छी तरह से शासन कर पाएंगे, रिश्ते संबंध बन जाएंगे, तो फिर वो उस चीज को परमिशन देंगे। अल्बुकर्क ने 1511 में मलका द्वीप तथा 1515 में हॉर्मुज पर अधिकार किया। इन 1511 में एक अलका द्वीप था, मलका द्वीप, मलका जो द्वीप था वहां पर स्थापित करने का परमिशन दी, स्थापित करने की परमिशन दी। और 1515 में हरमुज पर अधिकार किया, और 1515 में हरमुज पर भी इन्होंने अपना अधिकार कर लिया। अलका द्वीप, मलद्वीप और हरमुज दोनों पर इन्होंने अपना अधिकार कर लिया। अल्बुकर्क ने गोवा में सती प्रथा को प्रतिबंध किया। मतलब इसने क्या करा था, सती प्रथा पर प्रतिबंध किया था, पर इसने ये कहा था कि यहाँ पर सती प्रथाएं जो उस टाइम भारत में चल रही थी, जैसे सबसे पहले अकबर के शासन काल में अपन ने पढ़ा था कि अकबर ने भी सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था, पर अकबर ने सती प्रथा पर पूर्ण तरह प्रतिबंध नहीं लगाया था। जैसे राजा राममोहन के शासन काल में अपन आगे जब हिस्ट्री पढ़ेंगे तो पूरी तरह सती प्रथा पर बैन लग जाएगा, क्योंकि पर इस टाइम तक इसके शासनकाल जब तक ये रहा, क्योंकि इसके बाद डच भी आएंगे, फ्रांसिस भी आएंगे, तो जब तक ये वासराय रहा तब तक इसने, इसके शासनकाल में कोई भी सती प्रथा यानी कोई भी स्त्री को सती नहीं होने दिया। और अकबर के शासनकाल में जो सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया था सबसे पहले, तो अकबर ने यह कहा था कि कोई भी स्त्री, मतलब प्रतिबंध तो था ही, पर कोई भी स्त्री अपनी इच्छा के अनुसार सती होना चाहती है तो वो हो सकती है। पर इसके शासनकाल में इसने कहा कि कोई भी स्त्री अगर अपनी इच्छा से भी सती होना चाहती है तो भी नहीं होगी, जब तक ये वासराय रहेगा तब तक सती जैसा प्रथाएं नहीं रहेंगी। तो उसने इसके टाइम पे समझ लो कि जब तक ये रहा तब तक पूरी तरह सती प्रथा पर बैन लगा दिया। पर आगे भी अपन कई, जब मतलब आधुनिक हिस्ट्री में अपन कई वासराय पढ़ेंगे तो आगे भी अपन सती प्रथाओं को पढ़ेंगे, और राजा राम मोहन शासनकाल में पूरी तरह सती प्रथा पर बंद हो जाएगा, पूरी तरह बैन लग जाएगा। तो वो जो शासक जिस तरह से बना तो उसने अपने टाइम पर सती प्रथा को इस तरह से रोका। नीनो डी कुल्हा जो तीसरा वासराय था बनने वाला, 1529 से 1538 तक अल्बुकर्क के बाद सबसे पहले सबसे महत्वपूर्ण वासराय बना। ये उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण वासराय बना, क्योंकि उससे पहले 2 व्यक्ति वासराय रह चुके थे। तो पहले जब व्यक्ति अपनी संस्था या अपने पद को स्थापित करता है, फिर उसके बाद धीरे धीरे व्यक्ति कोई बनता है तो वो उसका पद मजबूत हो जाता है और नीतियों को समझने और कहीं ना कहीं कार्य करने में उसको आसानी होती है। तो ये इससे भी जो इससे पहले वासराय बने थे उनसे भी अच्छा एक वासराय बना। 1530 में कोचीन की जगह गोवा में पुर्तगालियों की राजधानी बनाया। मतलब इसने क्या करा, 1530 को जो गोवा, जो पहले पुर्तगालियों की राजधानी कोचीन थी,
तो इसने क्या करा, सबसे पहले जब गोवा में शासन कर ही रहे हैं, जब वहां से अपना क्षेत्र स्थापित कर रहे हैं, तो उसने कोचीन की जगह गोवा को ही अपनी राजधानी बना दिया। मतलब पुर्तगालियों की राजधानी अब गोवा ही रहेगी। तो ये किसके शासनकाल में रहा, डी क्लाह के शासनकाल में रहा, जो सबसे महत्वपूर्ण माना गया। मतलब इन्होंने सोचा कि अब गोवा हमारी राजधानी बनी गई है, तो हम अब भारत में पूरी तरह से स्थापित हो चुके हैं और हमें यहाँ से निकलना नहीं पड़ेगा। ये इन्होंने आजादी के बाद भी सोचा था। और सेट टॉप टोमे तथा हुगली में पुर्तगालिन की बस्ती बसाई। मतलब सेट टोमो और हुगली में इन्होंने क्या करा, एक पुर्तगालिन बस्ती बसाई। मतलब काफी पुर्तगालिन भारत आ चुके थे, तो उनने हुगली में एक अपनी बस्ती बसा दी, जिसको पुर्तगालिन बस्ती के नाम से जाना गया। नोनो डी कुल्हान ने गुजरात के शासक बहादुर शाह से मुलाकात के दौरान, इसके बाद ये गुजरात के शासक बहादुर शाह से मिला, जब काफी टुकड़ों में शासन चल रहा था। जहाज पर उसकी हत्या कर बासीन, मतलब उसने क्या करा, जहाज पर उसकी हत्या कर दी, और बासीन में 1534 व द्वीप 1535, मतलब बासीन में 1534 और द्वीप पर 1535 पर अधिकार कर लिया और अधिकार स्थापित कर लिया। मतलब उसकी हत्या करने के बाद इसने क्या करा, बासीन में 1534 में और द्वीप पर 1535 में अपनी पूरी तरह से सत्ता स्थापित कर ली। इन्होंने कहा अब पूरे भारत, मतलब पूरे जो क्षेत्र है, इस गोवा का क्षेत्र, इस पर पूरा हमारा शासन रहेगा और धीरे धीरे हम पूरे भारत में अपना शासन करेंगे। धीरे धीरे पुर्तगालियों ने हिंद महासागर, मतलब इनने क्या करा, धीरे धीरे मतलब सत्ता को स्थापित किया, तो धीरे धीरे हिंद महासागर में होने वाले व्यापार पर अधिकार कर लिया। अब बताया जाता है व्यापार तो पहले से भी हो रहा था, क्योंकि कई मार्गों से पहले से भी व्यापार हो रहा था। तो क्या करा, इनने समुद्र मार्ग से हिंद महासागर पर होने वाले, हिंद महासागर से जितने भी व्यापारिक चीजें हो रही थी, जितना व्यापार हो रहा था, उस पर धीरे धीरे पूरी तरह से अपना कब्जा कर लिया। कार्टेज अरमेड़ा पद्धति लागू की, और इन्होंने क्या किया, कार्टेज अरमेड़ा पद्धति को लागू किया। एक प्रकार की लाइसेंस था, ये क्या था, एक प्रकार का लाइसेंस था। मतलब इन्होंने एक लाइसेंस जारी किया अल्मेड़ा, उसको इन्होंने क्या करा, इस पद्धति को लागू किया और इन्होंने कहा कि यह एक लाइसेंस है। जब कोई कंपनी लाइसेंस जारी, मतलब कोई कंपनी लाइसेंस जारी करती है, तो वो उसी लाइसेंस से व्यापार करने की परमिशन देती है। जैसे लाइसेंस बनते हैं तो अपन जैसे कहीं चलते हैं, उस चीज का लाइसेंस होता है, तो अपन उसी लाइसेंस से तो आगे बढ़ते हैं। तो इन्होंने क्या करा, एक लाइसेंस जारी कर दिया। अब वो व्यक्ति के पास वो लाइसेंस होगा, और वो जिस व्यक्ति के पास इनका लाइसेंस होगा, वो व्यक्ति परमानेंट उसी कंपनी का हो जाएगा, मतलब परमानेंट इन्हीं का हो जाएगा। तो इन्होंने इस प्रकार का एक लाइसेंस जारी किया। यदि कोई देश या व्यक्ति अपने बाहर को किसी एशिया देश में भेजना चाहता है, मतलब इन्होंने क्या करा, एक लाइसेंस जारी किया और उसमें लिखा कि यदि कोई देश या व्यक्ति अपने बाहर, मतलब अपनी जो क्या कहते हैं चीजों को, बाहर को किसी एशिया देश में भेजना चाहता है, मतलब जो एशिया में जो उस टाइम जो देश आते थे उनमें भेजना चाहता है, तो उसे कार्टेज लेना आवश्यक है। तो उसे कार्टेज लेना आवश्यक है, मतलब जो एक लाइसेंस था कार्टेज, उसे लेना आवश्यक था, जिसके लिए निर्धारित शुल्क देना होता था, जिसके लिए उन्होंने कुछ निर्धारित शुल्क दिया था। मतलब उन्होंने कहा था कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी देश, मतलब एशिया के किसी भी देश में अपना व्यापार करना चाहता है, अपना माल बेचना चाहता है, तो उनको कार्टेज लेना आवश्यक है, जो वो उनको देंगे, और उसके लिए उन्होंने एक शुल्क निर्धारित किया था। तो इसका मतलब था कि उनकी व्यापारिक नीतियां मजबूत होती जा रही थी, हर तरह से वो मुनाफा कमा रहे थे। उल्लेखनीय है कि अकबर ने भी समुद्र व्यापार हेतु कार्टेज स्वीकार कर लिया। अकबर का शासक था और अकबर ने भी समुद्र व्यापार हेतु कार्टेज स्वीकार कर लिया, क्योंकि इन्होंने जो प्रस्ताव जो इनका रखा जाता था किसी भी शासनकाल, किसी भी राजा के समय, तो वो इस तरह से रखा जाता था कि हम आपकी व्यापारिक नीतियों को बढ़ा रहे हैं, आपके देश के जो मसाले हैं वो दूसरे देशों में ले जाकर उनको फेमस कर रहे हैं, उनका प्रचार कर रहे हैं,
इससे कहीं ना कहीं आपकी देश की जो आर्थिक स्थिति है वो मजबूत होगी और व्यापारिक नीतियां भी बनेंगी और अन्य देशों से आपके संबंध भी बनेंगे। इस तरह से ये अपने प्रस्ताव को पारित करते थे। तो कोई भी शासक जब था तो एक व्यापारिक नीति थी और एक मजबूत सत्ता थी, तो कहीं ना कहीं वहां के शासकों को आज्ञा देनी ही पड़ी। तो अकबर ने भी इसको स्वीकार किया जब ये अकबर के शासनकाल में थे। पुर्तगाली ने सोकोत्रा द्वीप, फारस की खाड़ी, हरमुज तथा हिंद महासागर में अपनी चौकियां स्थापित की। इन्होंने क्या करा, आसपास के जो द्वीप थे और जो वहां की जो आसपास की खाड़ियां थी, जैसे हिंद महासागर, तो आसपास की खाड़ियां और आसपास के द्वीपों में इन्होंने अपनी चौकी स्थापित की दी। मतलब चौकी स्थापित कर दी कि इस जगह से हमारा व्यापार होगा, यहाँ माल इकट्ठा होगा और यहाँ से विदेश भेजा जाएगा, मतलब यहाँ से ये अपने राज्य अपने देश भेजेंगे। तो उन्होंने छोटी छोटी द्वीपों में क्या करा, छोटी छोटी चौकियां बना दी। भारत में जापान के साथ व्यापार का श्रेय भी पुर्तगालियों को जाता है। मतलब भारत से, मतलब ये जो भारत से माल ले जाते थे ये अन्य देशों में भी भेजते थे। तो भारत में जापान के साथ भी व्यापार का श्रेय है वो कहीं ना कहीं पुर्तगालियों को ही जाता था। मतलब पुर्तगालियों ने ही जापान से व्यापार शुरू किया। अन्य और जैसे जैसे इन्होंने कहा कि एशिया महाद्वीप, तो एशिया महाद्वीप में उस टाइम जितने भी देश आते थे तो सभी इन्हीं के द्वारा व्यापार किया जाता था। तो बताया जा रहा है कि जापान में व्यापार भी पुर्तगालियों का श्रेय है। पुर्तगालियों के आगमन से भारत में तंबाकू, लाल मिर्ची, आलू, टमाटर, ये तो बाद की चीजें हैं, मेन तो मिर्ची, काली मिर्ची और खड़े मसालों का व्यापार था, की खेती, जहाज निर्माण तथा प्रिंट प्रेस की शुरुआत हुई। देखो, ऐसी बात नहीं है कि भारत में पहले से ऐसे ही आलू मिर्ची, मतलब छोटे छोटे व्यापार हुआ करते थे, पर जो पूरी तरह से चीजें जो स्थापित थी इन्होंने सिखाई, नई तरीके से इन्होंने सिखाया। जैसे इन्होंने तंबाकू की खेती करना सिखाया पुर्तगालियों ने भारत को। लाल मिर्ची जैसे अपने यहाँ जो लाल मिर्ची किस तरह से होती है और किस तरह से लाल मिर्ची को और अच्छी तरह से, काली मिर्ची फेमस थी यहाँ की, काली मिर्च के व्यापार के लिए आए थे, तो उन्होंने बताया था कि लाल मिर्च को भी इस तरह से आप करेंगे तो ये भी कहीं ना कहीं आपकी व्यापारिक हिस्सा बनेगा। आलू टमाटर, और सबसे ज्यादा थी आलू टमाटर की खेती करना सिखाया। सबसे ज्यादा एक इम्पोर्टेंट चीज सिखाई भारत के लोगों को, वो था जहाज निर्माण। क्योंकि अपने यहाँ समुद्र मार्ग से जाना या समुद्र में जाना कहीं ना कहीं उस टाइम पर एक अपवित्र चीज मानी जाती थी। मतलब समुद्र में जाने की परमिशन नहीं थी। ऐसा कहते थे कि समुद्र को हम देव मानते थे, समुद्र देव मानते थे, इसलिए हम जल में प्रवेश नहीं करते थे और जल मार्ग के द्वारा कहीं अपने वाहन को या अपने जहाजों को नहीं दिया जाते थे, क्योंकि समुद्र को कहीं ना कहीं उस तरह में जल देव के नाम से पूजा जाता था। तो इन्होंने सबसे पहले जहाज निर्माण की नीति सिखाई कि जहाज निर्माण और जहाज के द्वारा कहीं ना कहीं पुर्तगालियों की देन है, जहाज निर्माण और जहाज के द्वारा व्यापार करना, ये सबसे पहले पुर्तगालियों ने भारत को सिखाया और आज तक भी चला आ रहा है। और प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत की, इन्होंने प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत की, क्योंकि अपने उस टाइम तक जो प्रिंटिंग प्रेस वगैरह नहीं था, सूचनाओं को एक अलग तरीके से भेजा जाता था। पर जब ये व्यापार स्थापित कर रहे थे और कई जगहों में इनका व्यापार धीरे धीरे स्थापित कर लिया था, तो उन्होंने सोचा कि सभी क्षेत्रों में अपनी सूचनाओं को पहुंचाने के लिए, अपने लोगों को सूचित करने के लिए इन्होंने एक प्रिंटिंग प्रेस शुरू किया। मतलब इस तरह से एक पत्र निकालेंगे और सभी जगह जो फैक्ट्रियां हैं, सभी जगह जो व्यापार स्थापित हो रहा है, सबके लिए एक नियम बन जाएगा। क्योंकि प्रिंटिंग प्रेस के द्वारा चीजों को पहुंचाना कहीं ना कहीं इनके लिए आसानी थी, क्योंकि इनके यहाँ सब चीजें हो रही थी, तो उन्होंने अपने यहाँ भी वो सारी चीजें करी। तो भारत को प्रिंटिंग प्रेस सिखाया, जो एक बहुत बड़ी देन है। की शुरुआत हुई स्थापत्य कला और गोथिक कला, मतलब एक स्थापत्य कला और गोथिक कला का विकास हुआ। धीरे धीरे और भी कलाएं इन्होंने सिखाई, स्थापत्य की कला, गोथिक कला, ये सारी चीजें किस तरह से आप चीजों को गोथिक तरीके से भी मतलब कर सकते हैं, इकट्ठा कर सकते हैं, किस तरह से आप अपनी चीजों को और अच्छी तरीके से बढ़ा सकते हैं। भारत में पुर्तगाली साम्राज्य के पतन के कारणों में धार्मिक असह्यता, मतलब जब किसी का पतन करना है तो धार्मिक असुता भारतीय व्यापारिक के
संग लूटपाट, और इन्होंने बताया पुर्तगालियों का पतन का जो कारण था कि भारतीय जो व्यापारिक कारण का लूटपाट थी, और अपने जो धार्मिक चीजें थी उनमें कहीं से कहीं एक अलग तरीके से सहिष्णुता ये लोग फैला रहे थे, तो कहीं ना कहीं ये चीज इनके पतन का कारण आगे चल के बनी। भारतीय महिला के संग वैवाहिक की नीति आदि, भारतीय महिलाओं के साथ जो वैवाहिक नीति आदि थी वो मराठा और मुगलों द्वारा विरोध किया जाना था। मतलब मराठाओं और मुगलों ने इसका विरोध किया, क्योंकि उस टाइम अकबर का शासक था, अकबर के शासक के बाद जहांगीर का शासक रहा, तो इस टाइम अकबर और जहांगीर काफी मजबूत शासक थे, और मराठा और मुगलों का जो संबंध था वो काफी अच्छा चल रहा था उस टाइम, तो मुगलों ने भी उनका विरोध किया। मराठा अपनी सत्ता स्थापित कर रहे थे, तो मराठाओं की मुगलों की नींव कमजोर होती दिखी, तो उन लोगों ने भी इनका विरोध किया। 1632 में शाहजहां ने 1632 में जब शासक बना शाहजहां ने पुर्तगालियों को हुगली से भगाया। हुगली में जो इन्होंने अपनी व्यापारिक संस्था को स्थापित किया था, मतलब अपने राजनीतिक केंद्र बनाया था हुगली को, वहां से शाहजहां ने इनको भगाया। वस्तुतः पुर्तगालियों द्वारा हुगली को बंगाल की खाड़ी में से समुद्र लूटपाट के अड्डे, मतलब बंगाल की खाड़ी में हुगली को समुद्र लूटपाट का अड्डा बताया गया, अड्डे के रूप में प्रयोग में लाया जाता था। मतलब व्यापारिक लूटपाट की जो चीजें थी उनको इकट्ठा करने के लिए या उनकी लूटपाट की चीजों को रखने के लिए एक अड्डा बताया गया था, और अड्डे के रूप में हुगली का ये प्रयोग करते थे। इसलिए शाहजहां ने गलत मतलब समझा इनका जो व्यापार करना, और इनको हुगली से निकाल दिया। आई होप पुर्तगाली और आगे मतलब इनने वैवाहिक संबंध बनाए, तो सबसे पहले किस राजकुमारी से शादी की, किस तरह से भारत में वैवाहिक नीतियां पुर्तगालियों को परमिशन दी, वो आगे पढ़ते हैं। 1661 में पुर्तगालियन राजकुमारी कैथलीन का विवाह ब्रिटिश राजकुमार चार्ल्स द्वितीय से हुआ। मतलब 1661 में क्या करा इन्होंने, पुर्तगालियन राजकुमारी कैथरीन का विवाह ब्रिटिश राजकुमार चार्ल्स द्वितीय से हुआ, और चार्ल्स द्वितीय को भारत में बंबई क्षेत्र का दहेज के तौर पर प्राप्त किया। उन्होंने क्या करा, पुर्तगालियों ने अपनी बेटी के साथ चार्ल्स द्वितीय का विवाह किया, रानी कैथरीन के राजकुमारी कैथरीन का विवाह किया चार्ल्स द्वितीय में, और इन्होंने क्या करा, मुंबई को दहेज में दे दिया। तो ये चीज जो ये राज्य जो ये दहेज में दे रहे थे अपनी ही बेटी को, अपनी ही मतलब राजकुमारी को इन्होंने मुंबई दहेज में दिया, तो कहीं ना कहीं मुंबई का क्षेत्र भी उनके कब्जे में आ गया। गोवा का तो पूरा क्षेत्र था ही सही, अब मुंबई इन्होंने चार्ल्स द्वितीय को दहेज में दी, तो वो भी उनके कब्जे में आ गई। तो इस चीज कहीं ना कहीं आगे चल के विरोध का कारण बनी। बाद में 1668 में बंबई को 10 पाउंड वार्षिक किराए पर ब्रिटिश कंपनी को दे दिया। मतलब इन्होंने क्या करा, मुंबई को 10 पाउंड किराए पर ब्रिटिश कंपनी को दे दिया। मतलब पहले मुंबई को दहेज में दिया राजकुमारी कैथलीन, तो चार्ल्स द्वितीय ने क्या करा, 10 पाउंड किराए पर मुंबई को क्या करा, उन्होंने वार्षिक किराए पर भी दे दिया। मतलब पूरा मुंबई क्षेत्र किराए पर दे दिया। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें विवाद का कारण बनी, क्योंकि ये सब चीजें यहाँ पर थी, और वहां पर अलग अलग राजा और शासकों का संस्था थी उस टाइम तक। तो कहीं ना कहीं पुर्तगालियों का विवाद का कारण रहा। साथ ही तत्कालीन स्पेन में पुर्तगालियों के साथ के शामिल, मतलब तत्कालीन स्पेन में पुर्तगालियन शामिल हो जाने पर स्पेन सरकार को कंपनी का नियंत्रण बढ़ता गया। मतलब जो पुर्तगालियन का जो स्पेन के साथ संबंध बना, और कहीं ना कहीं पुर्तगालियों के साथ उनके साथ कंपनियों को जो नियंत्रण है वो बढ़ता गया, जिसमें पुर्तगालियों की उपनिवेशक संबंधी गतिविधियों पश्चिम की तरफ उन्मुख हो गया। मतलब इन्होंने क्या करा, जो अपनी गतिविधियां थी और अपनी गतिविधियां जो इस तरह की जो इन्होंने गतिविधियां की थी, तो उन्होंने क्या करा, अपनी गतिविधियों से पश्चिम की तरफ मुख कर लिया। मतलब पश्चिम की तरफ भी उनका उन्मुख हो गया। इस क्षेत्र पर भी उनका धीरे धीरे कहीं ना कहीं उनके हाथ में आ गया, और इस क्षेत्र भी कहीं ना कहीं उनके बंदिश में रहा, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने दिया, मुंबई देश में दे दिया, फिर चार्ल्स द्वितीय ने मुंबई को किराए पर 10 पाउंड किराए वार्षिक किराए पर दे दिया। तो कहीं ना कहीं ये सारे क्षेत्र धीरे धीरे बढ़ती गई। जैसे आगे चल के स्पेन को नियंत्रण में किया, तो ये इस पश्चिमी क्षेत्र पर भी इनका उपमुख धीरे धीरे तरीके से उन्मुख होता रहा।
धन्यवाद। आई होप पुर्तगालियन आपको अच्छे लगे हों और पुर्तगालियन की पूरी स्लाइड कंप्लीट हो चुकी है। इसी में आपको पुर्तगालियन कंप्लीट करा दिया है, किस तरह से आए, किस तरह से भारत में व्यापार स्थापित किया, कई चीजों पर सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया, कई वासराय बने, उन्होंने अपने अपनी अलग अलग नीतियां शुरू की और आगे चल के वैवाहिक संबंध बनाए और किस तरह से भारत में शासन किया। संपूर्ण पुर्तगालियन को एक स्लाइड में ही कंप्लीट कर दिया है। एक वीडियो में आपको पूरा पुर्तगालियन मिल गया है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। आगे चल के अपन डच पढ़ेंगे, फ्रांसिस पढ़ेंगे और अंग्रेजों की तरफ बढ़ेंगे।